नमस्कार दोस्तों। और आप देखिएगा कि हम लोग बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट है आने वाला केवीएस एग्ज़ाम, आने वाला टेट, सीटेट, सुपर टेट, इन सभी के लिए ये जो हमारा अगला टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अधिगम के पक्ष एवं प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सामान्य वर्गीकरण, और हम लोग देखेंगे कि सामान्य वर्गीकरण के आधार पर अधिगम के पक्ष या प्रकार क्या हैं, ठीक है। साथ ही साथ ओसुबेल के अनुसार अधिगम का वर्गीकरण क्या है और ज्ञाने के अनुसार अधिगम का वर्गीकरण क्या है। तो आमतौर पर अधिगम के बहुत सारे प्रकार बताने की लोगों के द्वारा कोशिश की गई है, जिसमें से एक हम इसका सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे, दूसरा ओसुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, और तीसरा हम देखेंगे कि ज्ञाने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार बताए गए हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अधिगम के अनुक्षेत्र या पक्ष कितने प्रकार के होते हैं। अधिगम के अनुक्षेत्र या पक्ष कितने प्रकार के होते हैं, कई बार परीक्षाओं में इस पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अधिगम के कितने पक्ष होते हैं। तो याद रखना है, अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष होता है। आपको पता है कि संज्ञान का अर्थ है संज्ञान से, यानी कि व्यक्ति के ज्ञान से, तर्क करने की शक्ति से, समझ में आ रहा, चिंतन करने की शक्ति से, ये सब इसके साथ जुड़ा होता है। तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत अधिगम, अच्छा कई बार आपको ये समझना है कि पक्ष का मतलब क्या होता है। पक्ष ये बताता है कि अगर हमको अधिगम करना है तो अधिगम किन किन रास्तों से होकर के किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अधिगम करना है तो अधिगम किन किन रास्तों से होकर किया जा सकता है। तो अधिगम प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। पहला संज्ञानात्मक पक्ष के द्वारा, दूसरा क्रियात्मक पक्ष के द्वारा, तीसरा भावात्मक पक्ष के द्वारा। संज्ञानात्मक पक्ष में अधिगम या तो प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा किया जाता है या पूर्व ज्ञान द्वारा किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन उसके लिए उसका संज्ञान मजबूत होना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति का पूर्व ज्ञान या आप कह सकते हैं परिवेशी ज्ञान वो सुदृढ़ होना चाहिए। तो पहले शुरू में बच्चा अपने संज्ञान का इस्तेमाल करके चीज़ों को सीखता है। क्रियात्मक अधिगम मतलब कि बच्चा करके कुछ सीख रहा है, करके कुछ सीख रहा है, गामक प्रक्रिया द्वारा सीख रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, आम तौर पर 2 तरह के कौशल के बारे में हम बात करते हैं। अगर गामक प्रक्रिया के द्वारा कोई सीखना है तो एक सूक्ष्म गतिक कौशल है और एक है बृहत गतिक कौशल, ठीक है। सूक्ष्म गतिक कौशल में जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लिखना सीख रहा है, पढ़ना सीख रहा है, समझ में आ रहा है। बृहत गतिक कौशल में और भी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इसमें कह सकते हैं कि कपड़े पहनना बच्चा सीख रहा है, ठीक है। बच्चा जूता पहनना सीख ले रहा है, यानी कि जो साधारण चीज़ें हैं उनको सीख रहा है, तो उसको हम कहते हैं बृहत गतिक कौशल। और जब बहुत माइन्यूट चीज़ें, बारीक चीज़ों को बच्चा सीखता है, वो हमारा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है। भावात्मक पक्ष के द्वारा अधिगम किस प्रकार से होता है। इसमें बच्चे संवेगों तथा भाव द्वारा अधिगम करता है, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष में संज्ञान के द्वारा अधिगम होता है, क्रियात्मक पक्ष में क्रिया के द्वारा अधिगम होता है, भावात्मक पक्ष में व्यक्ति के संवेग या भावों के द्वारा के आधार पर अधिगम किया जाता है। इस तरीके से अधिगम के 3 क्षेत्र या पक्ष माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अधिगम का सामान्य वर्गीकरण क्या है। आमतौर पर अधिगम को 3 प्रकारों में बांटा गया है। एक है संज्ञान मूलक अधिगम, जो संज्ञान के द्वारा किया जाता है। दूसरा है गामक अधिगम, जिसमें ज़्यादातर शारीरिक कौशल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। भावात्मक अधिगम, जिसमें व्यक्ति के संवेग के आधार पर, भाव के आधार पर अधिगम किया जाता है। तो इस तरीके से अधिगम का जो सामान्य वर्गीकरण है वह भी 3 प्रकार का होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अधिगम के पक्ष के बारे में हमने बात किया, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे ओसुबेल।
ऊसुबेल ने 1968 में अधिगम के प्रकार के बारे में चर्चा किया था। ऊसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, ऊसुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? ऊसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। पहला अभिग्रहण सीखना, दूसरा अन्वेषण सीखना, तीसरा रटकर सीखना और अर्थपूर्ण सीखना। अभिग्रहण सीखना में क्या होता है कि कोई टीचर या तो लिख कर या बोल करके कोई चीज़ें बच्चों को देता है और बच्चा जब उसको आत्मसात करता है तो हम कहते हैं अभिग्रहण सीखना। याद रखना है, अभिग्रहण सीखने की प्रक्रिया में भी बच्चा समझता है, यानी कि समझता है और समझ करके उसको आत्मसात करता है। अभिग्रहण सीखने का अर्थ रट्टा मारना नहीं है, इसको आप बिल्कुल क्लियर समझिएगा। अभिग्रहण में शिक्षक क्या करता है, किसी लिखी गई सामग्री को या बोली गई सामग्री को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है और बच्चा उसको आत्मसात करता है समझते हुए। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। छात्र जब किसी मौलिक तरीके से, देखिएगा, छात्र जब किसी मौलिक तरीके से किसी समस्या का समाधान खोजता है तो हम कहते हैं कि वो अन्वेषण सीख रहा है या अन्वेषण के द्वारा सीखने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? रटकर सीखना, ये बहुत ही आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है व्यापक अर्थ में नहीं, ये संकीर्ण अर्थों में इसको लिया जाएगा, यानी कि ये बहुत ही इसका उचित प्रकार नहीं है। आमतौर पर छोटे क्लासों में छोटे बच्चे जो है रट कर ही चीज़ों को याद करते हैं, जो सर्वथा यथोचित नहीं है। इसलिए कोशिश किया जाता है कि बच्चों को अवधारणाओं को समझाया जाए। ठीक है, चौथा हो गया अर्थपूर्ण सीखना। समझ में आ रहा है? अर्थपूर्ण सीखने में क्या होता है कि बच्चा विषय वस्तु को समझता है और पूर्व ज्ञान से जोड़ करके उसको क्या कर रहा है, सीख रहा है। यहाँ समझ में आ रहा है? अर्थपूर्ण सीखने में बच्चा विषय वस्तु को समझ रहा है और पूर्व ज्ञान से जोड़ करके उसको सीख रहा है। इस तरह से ऊसुबेल ने 1968 में अधिगम के कुल 4 प्रकार आपके बताए हैं। समझ में आ रहा है? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। अब आते हैं जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है गैगने द्वारा। देखिए, गैने है, किताबों में कई जगह गैगने भी लिखा हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 2 लोग हैं। नहीं, ये दोनों नाम एक ही है, गैने हो गैगने हो, बोथ आर सेम नेम। ठीक है, अब गैने का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? एक बात और देखिएगा, कई बार जो है यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है। कई बार पूछा जाता है कि अधिगम के प्रतिफलों का वर्गीकरण किसने किया था? तो कई बार हम इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अधिगम के प्रकार या अधिगम के प्रतिफल कुछ एक जैसे ही चीजें हैं। तो याद रखिएगा, समझिएगा कि इसका अधिगम के प्रतिफलों का वर्गीकरण जो किया था वो ब्लूम और क्राथवोर्ट ने किया था। इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसको ब्लूम और क्राथवोर्ट ने किया था। या आप ऐसे कब समझ सकते हैं कि अधिगम के प्रकारों के बारे में बात किया था गैगने ने, जबकि अधिगम के प्रतिफलों के बारे में बात किया था ब्लूम और क्राथवोर्ट ने। दोनों लोगों ने वर्गीकरण किया था, लेकिन गैगने ने अधिगम के प्रकारों के बारे में बताया था और अधिगम के प्रतिफलों का वर्गीकरण किया था ब्लूम और क्राथवोर्ट ने। क्लियर है? अच्छा, तो देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे बच्चों कि गैगने का वर्गीकरण अधिगम के प्रकारों से संबंधित है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किस किताब में उन्होंने इसके बारे में बताया? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में इसको बारे में बताया। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके बनते हैं कि गैगने की पुस्तक कौन सी थी, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, या द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लेखक कौन थे? तो गैगने साहब थे। क्लियर? और किस पुस्तक में उन्होंने अधिगम के प्रकारों के बारे में बताया है? तो वो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में बताया है। अच्छा, कितने प्रकार बताए हैं? तो 8 प्रकार बताए हैं। देखिए कितने प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है ना? तो कितने प्रकार बताएं? 8 प्रकार बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखना है। अच्छा, अब इसकी खासियत क्या है? यह 8 प्रकारों का एक क्रम है। ये सभी एक क्रम है जो नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित की गए हैं, यानी कि इनको श्रृंखलाबद्ध तरीके से नीचे से ऊपर व्यवस्थित किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 8। समझ में आ रहा है? फिर ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अधिगम का पहला प्रकार सीख लिया
तो वो अब दूसरे प्रकार को सीखने के लिए तैयार होगा। सुनिएगा, कोई व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार है। कोई व्यक्ति सबसे पहले अधिगम के पहले प्रकार को सीखेगा और जब यह सीख लेगा तो दूसरे प्रकार को सीखेगा, फिर जब दूसरा क्षमता धारण कर लेगा तो तीसरे प्रकार को सीखेगा, जब तीसरा सीख लेगा तो चौथे प्रकार को सीख लेगा। इसका मतलब कि बिना पूर्व प्रकार को सीखे कोई भी बालक अगले प्रकार को सीख नहीं पाएगा। क्लियर? दूसरी चीज यह है कि जब हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो जो अधिगम का प्रकार होता है वो जटिल होता जाता है, वो जटिल होता जाता है। क्लियर है? वो जटिल होता जाता है। जटिल होने के पीछे कारण एक ये भी है कि आपको पता है कि व्यक्ति का मानसिक विकास जो है वो आयु के साथ साथ बढ़ता है और धीरे धीरे व्यक्ति उम्र के साथ जब परिपक्वता का लक्षण या परिपक्वता की क्षमता धारण करता है तो उसके पास सीखने के बहुत ही व्यापक क्षमता हो जाती है, जिसकी वजह से वो जटिल चीज़ों को भी सीखना शुरू कर देता है। देखिए, इसी को लिखा गया है कि अधिगम के दूसरे प्रकार की जानकारी करने के लिए पहले प्रकार का ज्ञान आवश्यक है, दूसरा प्रकार सदैव पहले प्रकार से जटिल होता है। क्लियर? दूसरा प्रकार सदैव पहले प्रकार से जटिल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। गैने के अनुसार अधिगम मानव संस्कार एवं क्षमता में परिवर्तन, अधिगम मानव संस्कार एवं क्षमता में परिवर्तन है जो कुछ समय तक धारण किया जा सकता है तथा जो केवल वृद्धि की प्रक्रियाओं के ऊपर ही आरोप्य नहीं है, वृद्धि की प्रक्रियाओं के ऊपर ही आरोप्य नहीं है। ये ज्ञाने का एक कथन, इसको आपको याद रखना है। कई बार पूछा जाए कि ये कथन किसका है, तो कथन किसका है? ज्ञाने का कथन है। अच्छा, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, व्यवहार और क्षमता में होने वाले परिवर्तन दीर्घकालिक नहीं होते हैं, दीर्घकालिक नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इनके अनुसार अधिगम शब्द का प्रयोग क्षमताओं में होने वाले उन परिवर्तनों के लिए किया जाता है, नहीं होता है जो परिपक्वता के कारण होते हैं। समझ में आ रहा? सुनिएगा, इन्होंने जो एक बात कहा कि अगर परिपक्वता के कारण, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर परिपक्वता के कारण किसी व्यक्ति के व्यवहार में अगर परिवर्तन होता है तो वो अधिगम नहीं कहलाता है। समझ में आ रहा है? अधिगम नहीं कहलाता है। लेकिन आपने इसके पहले पढ़ा है कि देखिएगा कि व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अनुभवों को लेकर के अधिगम करता है। सुनिएगा, व्यक्ति क्या करता है? परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ बालक अनुभव लेकर के अधिगम करता है। अब ये क्या बात हुई? ज्ञानी साहब कह रहे हैं कि परिपक्वता की वजह से जो परिवर्तन होगा वो अधिगम नहीं कहलाएगा, जबकि परिभाषा में कह रहा है कि परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ बालक अनुभव लेकर के अधिगम करता है। सुनिएगा, इसको समझना है। अगर परिपक्वता के कारण किसी व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी की बात नहीं करेंगे, व्यवहार में परिवर्तन अगर होगा तो वह अधिगम नहीं होगा। लेकिन अधिगम करने के लिए किसी व्यक्ति का परिपक्व होना आवश्यक है, परिपक्वता की क्षमता होना आवश्यक है। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई व्यक्ति अगर परिपक्व है तभी वो अधिगम कर पाएगा, लेकिन अगर परिपक्वता के कारण ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वह विकास की प्रक्रिया नहीं होगी, वह अधिगम की प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन बिना परिपक्वता के कोई व्यक्ति अधिगम नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का कोई बच्चा है, ठीक है, हाई स्कूल का कोई बच्चा है, सुनिएगा, तो हाई स्कूल का कोई बालक है तो वो हाई स्कूल के पाठ्यक्रम को पढ़ पाएगा, वो इंटर के पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका जो मानसिक परिपक्वन है वो इंटर के सिलेबस के लिए अभी उपयुक्त नहीं हुआ है, अभी क्षमतावान नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। इन्होंने जो 8 प्रकार बताए हैं इनको देखिए आप व्यवस्थित किया गया है। नंबर 1, इनके 8 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है
शाब्दिक साहचर्य अधिगम 5वां है, विभेदात्मक अधिगम 6वां है, संप्रत्यय अधिगम 7वां है, सिद्धांत अधिगम और 8वां है समस्या समाधान अधिगम। कोई भी बालक जब पहला अधिगम कर लेगा, संकेत अधिगम कर लेगा, तभी जाकर के वो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम करना सीखेगा। उद्दीपक अनुक्रिया कर लेगा तो श्रृंखला अधिगम करना सीखेगा, ये कर लेगा तो शाब्दिक साहचर्य अधिगम करना सीखेगा। अब इसको समझते हैं। आमतौर पर संकेत क्या होते हैं, संकेत अधिगम क्या होता है। देखिएगा, मान लीजिए एक सड़क है और कोई व्यक्ति सड़क पार करने जा रहा है, समझ में आ रहा है, और सड़क पार करते समय वो क्या ध्यान देगा, वो दोनों तरफ देख रहा है, दोनों तरफ देख रहा है गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है, गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो पहला काम करेगा कि वह देख करके पता लगाएगा। दूसरा, वो हॉर्न की आवाज़ सुनेगा, पता लगाएगा, समझ में आ रहा है। तो देख करके यानी कि उसने किसका प्रयोग किया, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरा, हॉर्न की आवाज़ क्या है, हॉर्न की आवाज़ एक संकेत का काम करता है कि कोई गाड़ी आ रहा है और हमको विश्वास हो जाता है। कोई गाड़ी वाला हॉर्न क्यों मारता है, क्योंकि उसको पता है कि जो व्यक्ति आगे जा रहा है वो हॉर्न की आवाज़ जब सुनेगा तो वो इसके संकेत को समझेगा और रास्ता खाली कर देगा या अलर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हॉर्न क्या है, एक संकेत है। एक तो हम देख करके करें, ये हमारी स्वाभाविक क्रिया है कि हम हट जाएंगे, और हम देखे नहीं और हॉर्न भी अगर बजा दिया जाए तो बिना देखे हॉर्न की आवाज़ सुनकर भी हम रास्ता छोड़ देंगे और इस संकेत को हम समझते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है। और एडवांस तरीके में जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा है, गाड़ियों को नहीं देख रहा है, लेकिन सामने जो है स्ट्रीट लाइट लगा है, सामने जो है ट्रैफिक लाइट लगा है और लाल बत्ती जल रही है, लाल बत्ती जल रही है, तो लाल बत्ती ये संकेत करेगा कि आपको रुकना है। अगर वो व्यक्ति लाल रंग के सिग्नल को समझ पा रहा है, इसका मतलब कि वो इस संकेत को समझ लिया है कि लाल का मतलब है कि मुझे क्या करना है, रुकना है। ठीक है, हरे का मतलब है कि मुझे क्या करना है, चलना है। उसी तरीके से हम अपने समाज में हर चीज़ों का एक संकेत है, उस संकेतों को हम पहचानना सबसे पहले सीखते हैं और बचपन से ही बच्चा इन संकेतों का अधिगम करना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चा जब संकेत अधिगम करना सीख गया तो उसके बाद से वो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम करेगा। उद्दीपक का मतलब एक प्राणी है, वह किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, लक्ष्य को हम क्या बोल सकते हैं, उद्दीपक बोल सकते हैं। तो प्राणी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। किसके प्रति अनुक्रिया करेगा, लक्ष्य के प्रति अनुक्रिया करेगा। उस कंडीशन में अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में क्या बनता है, एक संबंध बनता है। उस संबंध को आप क्या कहते हो, अनुबंधन कहते हो। यह संबंध जितना मजबूत होगा प्राणी उतने अच्छे तरीके से अधिगम करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, उद्दीपक और अनुक्रिया यानी कि प्राणी उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया करता है, इसके द्वारा जो अधिगम होगा उसको उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहा जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक प्राणी है तो केवल एक उद्दीपक है। मान लीजिए प्राणी है और इसके कई उद्दीपक हो गए। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का बच्चा है, यह हाई स्कूल में 6 नंबर पाना चाहता है, वो हिंदी भी पढ़ेगा, वो गणित भी पढ़ेगा, SST भी पढ़ेगा, आर्ट भी पढ़ेगा, यानी इन सभी विषयों में उसको अच्छा नंबर प्राप्त करना है। समझ में आ रहा है। तो आप देखिएगा उसके कई लक्ष्य हैं और ये जटिल भी है, यह जटिल भी है। जैसे ऐसे समझिएगा, कक्षा 1 के बच्चे को
केवल एक विषय पढ़ाया जाता है, उसी में हिंदी भी होता है, उसी में अंग्रेजी भी होता है, उसी में गणित भी होता है। कक्षा 2 के बच्चों को 2 विषय हो जाता है, 3 के बच्चे के विषय बढ़ जाते हैं, 4 के विषय और बढ़ जाते हैं, 5 वाले को विज्ञान भी पढ़ाया जाता है। यानी कि बच्चे का जिस तरह से मानसिक विकास होता है वह कई उद्दीपकों के प्रति वो क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि वो एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा अधिगम करने की कोशिश कर रहा है। इसको हम कहेंगे क्या, श्रृंखला अधिगम। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। अगर बच्चा अधिगम करने के लिए भाषा का प्रयोग कर रहा है, शब्दों का प्रयोग कर रहा है, शाब्दिक रूप से सीख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ठीक है। अब विभेदात्मक अधिगम क्या होता है? विभेदात्मक अधिगम का मतलब कि अगर कोई प्राणी है वह 2 उद्दीपकों के बीच में, उद्दीपक क्या है मैंने आपको 2 तरह से समझाया था। अगर कहीं कोई लक्ष्य है तो हम लक्ष्य को उद्दीपक बोल सकते हैं, लेकिन उद्दीपक का सामान्य अर्थ क्या है कि हमारे वातावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन। मान लीजिए आपकी आंखों पर पट्टी बांध दिया गया और आपको एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई जाए, आपको एक ट्रक की आवाज़ सुनाई जाए, तो क्या आप उसको पहचान पाओगे? बिल्कुल, आप इन दोनों में अंतर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर अगर ये कौशल आ गया है कि 2 उद्दीपकों के बीच में आप अंतर कर पा रहे हो, तो ये अधिगम कब आएगा? जब आप शाब्दिक साहचर्य अधिगम की इस क्षमता को हासिल कर लेंगे, तब जाकर के आप 2 उद्दीपकों के बीच में अंतर कर पाएंगे। इसलिए कई बार छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? संप्रत्यय अधिगम का मतलब क्या होता है? संप्रत्यय का मतलब होता है विचार निर्माण करने की क्षमता। ठीक है, या विचार निर्माण की प्रक्रिया। क्लियर है? विचार निर्माण की प्रक्रिया। तो बच्चा विचार निर्माण की प्रक्रिया को सीखता है और इसके लिए वो किसका इस्तेमाल करेगा? क्रिया प्रतिक्रिया का। इसका इस्तेमाल कर सकता है क्रिया प्रतिक्रिया का, यानी हर क्रिया के फल स्वरूप वो प्रतिक्रिया करता है। समझ में आ रहा है? हर क्रिया के फल स्वरूप वो प्रतिक्रिया करता है। इसी को हम कहते हैं क्या? विचार निर्माण की प्रक्रिया या संप्रत्यय अधिगम। क्लियर? सिद्धांत अधिगम। अब इसके बाद ये क्षमता के बाद क्या अंश अधिगम कर सकता है बच्चा? सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? नियम। समझ में आ रहा है? इसमें बच्चा क्या करता है? नियम को सीखता है और इस नियम को सीख करके उसको किसी नए परिस्थिति में प्रयोग करता है। नियम को सीख करके नए परिस्थिति में प्रयोग करता है। जैसे कि मान लीजिए आप गणित विषय पढ़ रहे हो, जैसे आप गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ रहे हो विज्ञान में, उस गुरुत्वाकर्षण के नियम को पृथ्वी पर लागू करते हो, बृहस्पति ग्रह पे लागू करते हो, अन्य जगहों पे लागू करते हो, तो इसको क्या बोलेंगे कि आप एक सिद्धांत को अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हो। आप यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को आप मोटर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को आप वॉशिंग मशीन के लिए आप समझना चाहते हैं। यानी कि एक नियम को आप कई जगह पर नई अलग अलग परिस्थितियों में समझने की कोशिश कर पा रहे हैं। तो ये जो कौशल है, ये जो अधिगम है, ये हमारा सिद्धांत अधिगम कहलाता है। इसके बाद से हमारा आता है क्या? समस्या समाधान अधिगम। समझ में आ रहा है? समस्या समाधान अधिगम यानी कि व्यक्ति अब क्या करता है, इतना काम जब कर लिया तो वो समस्या का समाधान करना सीखता है, समस्या का समाधान करना सीखता है। जैसे जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं या उच्च दर्जे के जो डॉक्टर होते हैं, समझ में आ रहा है, इंजीनियर होते हैं, यह उनके अंदर ये कौशल पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि गैगने ने कुल 8 प्रकार सीखने के बताए हैं। इसमें से एक चीज उन्होंने बहुत क्लियर किया कि कोई भी प्राणी दूसरे प्रकार का अधिगम तभी कर पाएगा जब उससे पहले वाले प्रकार के बारे में अधिगम करना वो जान गया है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले संकेतों को सीखेगा, उसके बाद उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करके सीखेगा,
कई उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करके सीखेगा, शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से सीखना सीखेगा, दो उद्दीपकों के बीच में अंतर करना सीखेगा, विचार निर्माण की प्रक्रिया सीखेगा, नियम का इस्तेमाल करके कई अलग अलग परिस्थितियों में उसका प्रयोग करना सीखेगा और उसके बाद से अंतोगत्वा जब ये क्षमताएं साथ सीख लेगा तो वो समस्या का समाधान करना सीखेगा। तो बच्चों ये तो रहा गैगने के अनुसार सीखने के प्रकार। हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है आज। इसके बाद से हम लोग जो पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।